अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक मामूली से घराने से उठकर इक़्तिदार के ईवानों का सफ़र करने वाली अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी के रातों रात अरूज और इतने ही अचानक ज़वाल की कहानी अजीबो गरीब है। हुआ कुछ यूँ कि शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वापसी का वक्त आया तो सदर याह्या अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि कोई उनके बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बीती जहान हैरत में लिखा है कि आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंगरलियाँ मनाते पाया। खुद रानी को इस मंज़र से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लाईं। दिलचस्प बात यह है कि जहान हैरत के अंग्रेज़ी रूप में तो चौधरी साहब ने इस रंगरली की थोड़ी वजाहत भी की है, लेकिन उर्दू में गोल मोल कर गए। खैर, जो बात उन्होंने छुपा दी हम क्यों ज़हर करें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मशहूर तरीन गुलकारा का नाम लिखने से गुरेज़ किया, लेकिन इस कहानी में आप नीचे चल कर देखें तो शायद मामा हल हो जाए। दोस्तों, ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक क्यों कहा जाता है। हालांकि ना तो वो सियासतदान थीं, ना किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से ताल्लुक़ था और ना ही उनका वास्ता अदब या शो बिज़नेस से था। इस अजीबो गरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में उनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 17 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो इसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में उनके घर में नज़र बंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और साथ ही उनका फ़ोन भी काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में उन्हें तंबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मुनाफी हो। इस मौका पर अखबारों में जो सुर्खियाँ लगी वो भी एक नज़र देख लीजिए। रानी जो कभी पाकिस्तान की मलका थी अपने घर में नज़र बंद कर दी गई। रानी जिसने मुजरमों को माफ़ी दिलवाई और ताजरों को लाइसेंस दिलाए। दोस्तों, एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फ़ौजी ओहदा नहीं, इसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था, उन्हें अखबार पाकिस्तान की मलका क्यों कहते थे और वो मुजरमों को माफ़ी कैसे दिलवा देती थी, और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी ख़तरनाक कैसे समझी गई कि उस पर पैरा बिठा दिया गया। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुल्क की गुंजलक तारीख़ की चंद गर्द आलूद राहदारियों में झांकना पड़ेगा। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अर्सा तो वो स्कूल में जाती रहीं मगर मैट्रिक नहीं कर सकीं। कम उम्री ही में उनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले उनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तक तो हालात बिल्कुल उस ज़माने के रवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे, लेकिन इस कहानी में यकलख्त एक मोड़ ऐसा आया जिसने प्लाट तलपट कर दिया। ये 60 की दहाई के अवाइल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खामंद के साथ मरी की मशहूर मार रोड पर चहलकदमी कर रही थी। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मालूम नहीं कि आपने अजीम जापानी फिल्मसाज कुरोसावा की फिल्में देखी हैं या नहीं। इनमें जब भी कोई ड्रामाई या जज्बाती वाक़या रौनमा होने लगता है तो इससे पहले तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मरी की मार रोड पर जो हवा चली वो महज फ़नी हवाले से अहम नहीं था, बल्कि ख़ुद कहानी का किरदार बन गया। इस झोंके ने वो अलाव भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बॉसों के किरदार और कैरियर को खाकस्तर कर डाला। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज़ीलैंड की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया था कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रवायती थानेदार खामिंद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा मार रोड पर लोगों के दरमियान यूँ अरियां होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पिलाई बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से ठहोका भी दे दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिससे उनके अंदर बगावत का शोला भड़क गया। खामंद की डपट में उन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नोच कर मार रोड पर फेंक दिया। वो कहती हैं कि मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बात पड़ रहे थे। उस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खामंद के मफलर की चीथड़े उड़ाना चाहती थी, उसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी और उसके बाल उखाड़ देना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि उस वक्त मार रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने उसी वक्त तहिया कर लिया कि अब वो किसी खामंद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगी, जहाँ उन्हें रोकने टोकने और डांटने डपटने वाला कोई ना हो।
वो इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को उन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खामन पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत इतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां उनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फ़िल्मों की बाज़ नाकाम अदाकाराएँ भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों के बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यह रही हो कि इनकी दो शहरों में नेपर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। दोस्तों, इसी दौरान किसी तरह से जनरल याह्या और अकलीम अख्तर के सितारे टकरा गए। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, इस बारे में मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करती हैं। खुद अकलीम कहती हैं कि ये मुलाकात नाव नोश की एक महफिल में हुई थी। याह्या खान बताते हैं कि मैं जनरल रानी को बचपन से जानता हूँ, जब मेरे वालिद की गुजरात में पोस्टिंग थी। सरदार चौधरी ने लिखा है कि ये दोनों पहली बार सियालकोट में मिले, जहाँ रानी CMH में ज़ेर इलाज थीं। मुलाकात चाहे जहाँ हुई और जिन हालात में हुई, बहरहाल कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ जैसे रूई को चिंगारी दिखा दी गई हो। इसके बाद जनरल याह्या अकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हत्ता कि सरदार चौधरी के बकौल 1965 की जंग में जब याह्या खान शाम चौड़ियाँ सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक्त भी महाज जंग पर गोलियों की धनाधन से उकता कर थोड़ा वक्त निकाल कर अपने उलझे हुए जहन को तरावत बख्शने फ़ौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर चले जाया करते थे। जनरल याह्या की नज़रें जनरल रानी के अलावा सदारत की कुर्सी पर भी लगी थीं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी डोरियाँ हिलाईं कि जंग के 3 बरस बाद ही जनरल अयूब बागें याह्या खान को सौंप कर इक़्तिदार के सरकश घोड़े से उतर गए। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन याह्या खान मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज करके स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल याह्या का इकबाल बुलंद हुआ तो बेगम अकलीम के अख्तर भी ऊपर उठते चले गए। दरोग बरगर्दन रावी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मुक़्तदर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम सनती पैमाने पर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यही वो ज़माना है कि जब अखबारों में उनका तज़किरा जनरल रानी के नाम से होने लगा। मशहूर है कि ये खिताब उन्हें जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया था। कहा जाता है कि अदाकार तराना भी जनरल रानी की टीम का हिस्सा थीं। ताहम जिस बड़ी शख्सियत को अकलीम अख्तर ने जनरल याह्या खान से मुतारिफ़ करवाया वो मैडम नूर जहाँ हैं। याह्या खान को मैडम की आवाज़ पसंद थी। जनरल रानी के बकौल एक रात किसी आलम में उन्होंने नूर जहाँ का गीत सुनने की फरमाइश की, तो जनरल रानी ने कहा कि गीत क्या, मैं आपको ख़ुद नूर जहाँ से मिलवा दूँगी। और चंद दिनों के अंदर अंदर जनरल रानी ने अपना वादा पूरा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूँ कि ये वही ज़माना है जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी जारी थी और मुल्क 2 हिस्सों में टूटने वाला था। याह्या खान बासलाहियत और ज़हीन फ़ौजी अफसर थे। दूसरी आलमी जंग में वो बहरा रूम के मुहाज पर लड़े और जर्मनों के हाथों गिरफ़्तार भी हुए। उन्हें एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र मेजर जनरल हैं। उन्होंने नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कलीदी किरदार अदा किया और कुछ अर्सा CDA के चेयरमैन भी रहे। ताहम शराब शबाब की आदत और सबसे बढ़कर इक़्तिदार की लत ने याह्या खान को मुकम्मल तौर पर अपाहज बना कर रख दिया। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि अपनी तारीख़ के नाज़िक तरीन दौर में इसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो फ़हम व फरासत तो एक तरफ होश व आवाज़ तक से बेगाना था। साबिक IG पंजाब राव रशीद ने अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखा है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी अरूज पर थी, इसी दौरान याह्या खान पेशावर में सरकारी खर्च पर तैयार शुदा अपने बंगले का इफ्तिताह कर रहे थे। ज़ाहिर है कि इस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक थीं। आगे का हाल राव साहब ही से सुनिए। स्विमिंग पूल के सामने रात 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ा हाउ हू होता रहा। सुर्ख लाइटें लगी हुई थीं। वहाँ पेशावर का एक जर्मन, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और उसके मुतालिक मशहूर था कि CIA की एजेंट है। वो बिकनी पहन कर उन सब के साथ नहा रही थीं। खेल ये था कि इस मोहतरमा को जर्नैल उठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे। वो फिर बाहर निकलती थी और कह के लगते थे। दोस्तों, ये उस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फ़ौजी मारे जा रहे थे। वो लिखते हैं कि चूँकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है। जनरल याह्या खान के ज़वाल के बाद जनरल रानी का सितारा भी गरूब हो गया और उन्हें कई माह तक नज़रबंद रखा गया। मशहूर वकील SM ज़फ़र ने उनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी मशहूर किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि जनरल रानी को जुल्फ़कार भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था,
कि उनके दौर में उनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने एस.एम. ज़फ़र को एक ख़त में लिखा, मेरी दोस्ती याह्या खान से ज़्यादा तो भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे। मैं उनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। दोस्तों, भुट्टो साहब के अलावा भी कई पर्दा नशीनों को खदशा था कि जनरल रानी उनके राज ना खोल दे। इसका जिक्र सरदार चौधरी की ज़बानी सुन लीजिए। जनरल रानी के पास याह्या खान और उनके साथियों के बारे में मालूमात का तूमार था। उसके बकौल याह्या खान ने नवंबर 1968 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी। वो फ़ौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नैलों की रंग रलियों, स्मगलिंग, ज़र अंदोज़ी और दीगर करतूतों पर मबनी बहुत सी कहानियों से वाकिफ़ थी। चौधरी साहब की मालूमात में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि जनरल रानी की नज़रबंदी के दौरान उन्होंने 28 दिन तक उनसे पूछ गुछ की थी। बाद में जनरल रानी का मामला हमीदुर रहमान कमीशन तक भी पहुंचा। जब कमीशन ने याह्या खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं उस ख़ानदान को उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे वालिद आगा सआदत अली की बतौर SP गुजरात में पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है। दोस्तों, जनरल रानी की नज़रबंदी ख़त्म हुई तो उन्होंने एस.एम. ज़फ़र से मुलाकात करके शुक्रिया अदा करना चाहा। एस.एम. ज़फ़र लिखती हैं कि इत्तफाक से इन दिनों मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, इसलिए जब जनरल रानी की तरफ से कॉल आई तो मैंने माजरत कर ली कि मैं नहीं आ पाऊँगा। इस पर उन्होंने अपने बेटे मोहसिन रज़ा को गाड़ी देकर भेज दिया कि वो मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ले आए जहाँ वो ठहरी हुई थी। खैर, मुलाकात हुई और जनरल रानी ने अपने वकील का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उनकी जल्द रिहाई मुमकिन हो सकी। इसके बाद का वाक़या बेहद दिलचस्प है। एस.एम. ज़फ़र अपनी किताब में लिखती हैं कि 1 माह बाद सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन लाहौर से इतला मिली कि मेरी कार बरामद हो गई है। हमने DSP से पूछा कि हमारी कार कहाँ से मिली, तो उन्होंने जवाब दिया कि आखिरी बार ये कार मोहसिन रज़ा के पास थी। गोया हम अपनी कार में बैठकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल गए और फिर इसी में वापस अपने घर पहुँचे। एस.एम. ज़फ़र ने इस तहरीर के आखिर में 4 सवाल उठाए हैं। जनरल रानी जनरल याह्या तक कैसे पहुँची? भुट्टो और खर जनरल याह्या तक कैसे पहुँचे? जनरल रानी और जनरल याह्या नज़रबंदी तक कैसे पहुँचे? मेरी कार जनरल रानी तक कैसे पहुँची? दोस्तों, हम अपनी तरफ से 5वें सवाल का इजाफा करना चाहते हैं। अगर उस दिन मरी की मार रोड पर हवा का वो झोंका ना चलता तो क्या पाकिस्तान की तारीख़ इतनी ही रंगीनी और संगीनी तक पहुँचती? ये 60 की दहाई के अवाइल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खामंद के साथ मरी की मशहूर मार रोड पर चहलकदमी कर रही थी। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। इस झोंके ने वो अलाव भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बहुत सौ के किरदार और कैरियर को खाकस्तर कर डाला। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज़ लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया था कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रवायती थानेदार खामिंद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा मार रोड पर लोगों के दरमियान यूँ अरियां होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पिलाई बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से टहोका भी दे दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिससे उनके अंदर बगावत का शोला भड़क गया। खामद की डपट में उन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नोच कर मार रोड पर फेंक दिया। वो कहती हैं कि मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बात पड़ रहे थे। उस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खामद के मफलर के चीथड़े उड़ाना चाहती थी, उसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी और उसके बाल उखाड़ देना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि उस वक्त मार रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने उसी वक्त तहिया कर लिया कि अब वो किसी खामद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगी, जहाँ उन्हें रोकने टोकने और डांटने डपटने वाला कोई ना हो। वो इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को उन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खामद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत इतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां उनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फ़िल्मों की बाज़ नाकाम अदाकाराएँ भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों के बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यह रही हो कि इनकी 2 शहरों में नेपर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। दोस्तों, इसी दौरान किसी तरह से जनरल याह्या और अकलीम अख्तर के सितारे टकरा गए।
ये मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, इस बारे में मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करती हैं। खुद अकलीम कहती हैं कि ये मुलाकात नाव नोश की एक महफिल में हुई थी। ये बताना तो ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़मनन सुन लीजिए कि जनरल रानी अदनान समी ख़ान की रिश्ते की और फ़ख्र आलम की सगी नानी हैं और उनका इंतकाल 1 जुलाई 2002 को लाहौर में हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।